हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, है ना। सेल क्या क्या चीज़ है, होता कैसे है, ये देखो। हम लोग हेडिंग डालेंगे वैद्युत सेल या विद्युत सेल, जैसा भी है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा वैद्युत सेल के बारे में। ठीक, क्या क्या है उसको पूरा डिटेल बताऊंगा, है ना। परिभाषा चलो छोड़ो, थोड़ा देर के लिए समझो। विद्युत सेल का किसे कहते हैं समझो। ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से किसी परिपथ में, ऐसी युक्ति या ऐसा हाँ, ऐसी युक्ति समझ लो। तो ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से आवेश किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं, मतलब कंटिन्यू आवेश प्रवाहित होती रहे, उसी युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, हाँ, वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक, तो ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। ठीक, देखो मैं पहले लिखा रहा हूँ, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, जैसा लिखो, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सेल कहते हैं, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युत या विद्युत, उसे विद्युत सेल कहते हैं। ठीक, अथवा एक परिभाषा अपने तरफ से ले लो, झमाझम वाला, है ना। अथवा ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में निरंतर आवेश का प्रवाह कर दो। विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखा जाता है, इसका मतलब समझते हो तुम लोग। आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखा जाता है, इसका मतलब देखो, हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, जल का पानी जो हम लोग का प्रवाहित होता है वो कैसा होता है, हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर। बेसिक समझा रहा हूँ, समझना। जल का प्रवाह उच्च तल से कहाँ होता है, निम्न तल की ओर। अच्छा, अगर हम लोग बात करें उष्मा का प्रवाह, तो उष्मा का प्रवाह कैसा होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च से निम्न ही हो रहा है। तो वैसे ही जब किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है, अर्थात धारा का प्रवाह, तो धारा का प्रवाह भी क्या होता है, विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है धारा, मतलब विभव में अंतर। अच्छा, मान लो ये हम लोग का सेल है, सॉरी, ये हम लोग का चालक है ना। चालक को किसी सेल से, बैटरी से, दुनिया भर धारा से, जिससे भी कनेक्ट किए हैं। यहाँ पर का विभव मान लो V1, यहाँ पर का विभव मान के चलो V2, तो V1 बड़ा होगा V2 से, मतलब कोई भी एक साइड का विभव हम लोग का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जब विभव में अंतर होगा तो धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हो, उष्मा वाले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, उष्मा में कक्षा 11वीं में क्या पढ़े, उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब दोनों का ताप बराबर हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा, ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। तो उसी तरह इस जो हम लोग का चालक है, इसमें विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। और एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जब दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको इस चालक में धारा लगातार प्रवाहित करना है, तो लगातार इनके विभव को या विभवांतर को बनाए रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल लाते हैं। सेल को बैटरी या सेल जिसको कहते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसके प्लस से और माइनस से। तो जिधर को प्लस से कनेक्ट करते हो उसका विभव ज़्यादा हो जाता है, और जिसको माइनस से कनेक्ट करते हो उसका विभव कम हो जाता है। और जब विभव में यही अंतर होता है
एक साइड का विभव ज़्यादा, एक साइड का विभव कम, तो इसी विभवांतर के कारण इस चालक पर एक धारा प्रवाहित होती है। इसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो सेल का उपयोग क्यों किया जाता है? आवेशों के निरंतर, मतलब धारा के प्रवाह के लिए। कहने का मतलब सीधी सी बात है, आवेशों का प्रवाह निरंतर बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया बच्चा लोग? ये चीज़ सबको समझ आया ना इतना? कहीं पर कोई डाउट, कहीं दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अब देखो सेल बनता कैसे है। सेल बनता कैसे है ये देखो। तो सेल कैसे बनता है, हम लोग क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। पात्र कैसा भी हो, अपने क्या है, पात्र से मतलब ये एक पात्र होता है, इसमें 2 प्लेट रहता है। इसमें 2 प्लेटों को डुबाया जाता है। ठीक, और इस प्लेट में हम लोग क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। जल ही जीवन है, पानी नहीं भरते हैं, कहने का मतलब विद्युत अपघट्य भरते हैं, एक विलयन भरते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, सेल बनाने के लिए क्या करते हैं, है ना? सेल कैसे बनाया जाता है, किसी विलयन में, है ना, सेल की दोनों प्लेटों को डुबाकर बनाया जाता है ना? सेल जो है किसी विलयन में 2 प्लेटों को डुबाकर बनाया जाता है ना? 2 प्लेट कैसे कैसे होते हैं, एक प्लेट में प्लस चार्ज होता है, एक प्लेट में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। केमिस्ट्री में तुम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, एनोड। और ये क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इस माइनस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। सी रहता है कि के रहता है, कैथोड जो भी है, सी रहता होगा तो सी लिख देना, कैथोड, है ना? एनोड और कैथोड दो होता है प्लस माइनस में, है ना? तो सेल कैसे बनाया जाता है, किसी विलयन में 2 प्लेटों को डुबाकर हम लोग सेल बनाते हैं, है ना? अच्छा, और एक चीज, जिस विलयन में इन दोनों प्लेटों को डुबाया जाता है, इस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। ठीक, जिस विलयन में इन दोनों प्लेटों को डुबाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया ना? वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? तो जिस विलयन में इन दोनों प्लेटों को डुबाया जाता है, इसी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ गए ना इतना? हाँ, अब समझो, नोट पॉइंट में कुछ कुछ चीज़ें समझते जाओ जो तुम्हारे दैनिक जीवन में नहीं काम आएगा, लेकिन समझने के लायक है। पहला, सेल का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, देखो। सेल का प्रतीक चिन्ह, तो सेल का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, तो सेल को ऐसे दिखाते हैं, देखो, ये लाइन, ये बड़ा लाइन, छोटा लाइन, ऐसे, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे। ये सेल का हम लोग का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ऐसे ही दिखाते हैं सेल को। दूसरा चीज, जब किसी परिपथ में सेल को जोड़ा जाता है, तो उस परिपथ में क्या होता है, विद्युत वाहक बल, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब किसी परिपथ में ऐसे सेल को जोड़ा जाता है, तो उस परिपथ में क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी विभवांतर के कारण धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। देखो, जब किसी परिपथ में, है ना, एक परिपथ ले लेते हैं, चालक ले लो, ऐसे करके कुछ भी रेजिस्टेंस ले लो, है ना, इसमें प्लस माइनस ऐसे कर देते हैं, प्लस और एक माइनस। ठीक, तो जब किसी परिपथ में सेल को जोड़ा जाता है, तो इस परिपथ में क्या होता है, यहाँ पर ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, तो इस परिपथ में क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। इस विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इसमें एक धारा का प्रवाह होता है। अच्छा, धारा का जो प्रवाह होता है, ये ज़्यादा समझने लायक है, इंपॉर्टेंट है। धारा का प्रवाह कैसा कैसा होता है ये समझो। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो पहला देखते हैं हम लोग सेल के बाहर। सेल के बाहर, सेल है ये, सेल के बाहर धारा का प्रवाह कैसा होता है, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर। तो सेल के बाहर कैसा होता है धारा का प्रवाह, प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर। सेल के बाहर, इतना तो हम लोग का सेल है, सेल के बाहर देखो धारा का प्रवाह प्लस से किधर की ओर जा रहा है, माइनस की ओर। वह सेल के अंदर कैसा होता है धारा का प्रवाह, अब ये सेल है, सेल के अंदर जाओगे तो माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर। देखो, ये सेल है, सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैसा होगा, माइनस से प्लस की ओर, ये अंदर है, तो सेल के अंदर माइनस से किधर की ओर जाएगा,
प्लस की ओर, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है तुम लोग के लिए? क्योंकि आगे किरचॉफ का नियम पढ़ोगे ना, द्वितीय नियम, जो बंद पास के लिए, बंद परिपथ के लिए लागू होता है, वहाँ पर ये काम आएगा तुम लोग का। इसी से बताऊंगा पूरा सिंपल, विद्युत वाहक बल इसी को पकड़ के पूरा बता देंगे, ठीक। तो सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैसा होता है? माइनस से प्लस की ओर। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? अच्छा, तीसरा चीज याद रखो इसी में, नोट पॉइंट लिखो या मत लिखो, तुम्हारा मन है। तीसरा चीज याद रखो इसी में। तीसरा चीज क्या? जब एक से अधिक सेल जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, है ना। जब एक सेल से, या सेलों का संयोजन हम लोग कह सकते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब कई सेलों को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हम लोग ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है, ठीक। समझ गए इतना चीज? हाँ, सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत इससे नहीं है ना? चलिए, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेल के विद्युत वाहक बल में, ठीक। सेल का विद्युत वाहक बल क्या क्या है उसको देखेंगे। चलिए, इसको नोट करिए इतना को। सेल का विद्युत वाहक बल, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव, है ना, फोर्स, या इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? EMF, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल शॉर्टकट में विवा बल भी कहते हैं, है ना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखो, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? जब मान लो एक चालक है, जब किसी चालक के बाह्य सिरे से, ये बाहरी सिरा है, जब किसी चालक के बाह्य सिरे में बैटरी जोड़ा जाता है ना, या सेल जोड़ा जाता है ना, जब किसी चालक के बाह्य सिरे में, है ना, या किसी, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, देखो, जब सेल को, मतलब ये जो बैटरी है, जब सेल को बाह्य विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, है ना, ये चालक है, इसका बाह्य विद्युत परिपथ ये है, तो जब किसी सेल को, है ना, बाह्य विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो इस पूरे परिपथ में क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह होता है, ठीक। जब सेल को किसी बाह्य विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है ना, तो क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। एक चालक, जैसे साइड में लेके मैं बता देता हूँ, है ना, देखो, ये मान लो ये हम लोग का है, प्रतिरोध डाल देता हूँ, है ना, ये प्लस और माइनस, छोटा सा, ये प्लस है और ये माइनस है ना। जब सेल को किसी बाह्य विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, मतलब इधर बाहर, है ना, तो इसमें धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, प्लस से किधर की ओर? माइनस की ओर। धारा का प्रवाह, या हम लोग कह सकते हैं सीधा क्या? आवेश का प्रवाह, है ना, आवेश का प्रवाह होता है। तो मान के चलते हैं क्यू आवेश को, देखो मैं पूरा लिख दूं क्या? क्लियर? वैसे सेल का विद्युत वाहक बल उतना डिटेल देने का जरूरत नहीं है, समझ लो खाली, है ना। माना क्यू आवेश को प्रवाहित करने में, क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है? W है ना। तो एक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा क्या? W, और Q आवेश के लिए इतना था, तो एक आवेश के लिए तो Q को पक्षांतर करो, W बटे क्या हो जाएगा? Q, है ना। या इसी को अतः करके कर सकते हैं, अतः E बराबर, छोटा ही है ना, देखना, W बटे Q। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किसी सेल का विद्युत वाहक बल। अच्छा, एक समझो एक चीज, यदि Q का मान मैं 1 कर दूं, है ना, तो E बराबर कितना हो जाएगा? W। Q का मान कितना कर दें? 1 कर दें, तो E का मान कैसा हो जाएगा? W बराबर। यहाँ Q का मान 1 रखोगे तो E बराबर हो जाएगा W के। यहीं से एक परिभाषा निकलता है, देखो, यदि एकांक धन आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए, है ना, पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए या प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, वही उसका क्या कहलाता है? विद्युत वाहक
बल कहलाता है। ठीक, एक बार और समझो, एकांक धन आवेश को पूरे एकांक है ना, किसी एकांक धन आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे उस परिपथ का क्या कहते हैं, या उसे उस सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। सेल द्वारा चल रहा है तो उसे उस सेल का हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो दो तरीके से दे सकते हो, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए है ना जितना कार्य करना पड़ता है या जितनी ऊर्जा खर्च होती है ना, उसे उस सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। भाई तुम्हारे पास बल रहेगा तब तो खर्चा करोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है अंधाधुंध खर्चा थोड़ी कर दोगे, है ना। तो इसका दो परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूँ, है ना, दो परिभाषा। एक परिभाषा यहीं पर लिखवा दूँ क्या? वैसे बुक में दिया है, तुम लोग देखना चाहोगे तो बुक से दिया है, अच्छे से बुक में देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर देखो, किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धन आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए, है ना। देखो तुम लोग चाहो तो चलाने के लिए लिख सकते हो, या हम लोग या तुम लोग लिख सकते हो प्रवाहित करने के लिए, है ना। चलाने के लिए या प्रवाहित करने के लिए, थोड़ा साफ लिख देते हैं अच्छे से फिजिक्स लैंग्वेज में। प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, एक परिभाषा ये है। अथवा करके एक परिभाषा मैं और लिखवा दे रहा हूँ, है ना। रुको एक सेकंड देखने दो, लाइट का चमक किधर है, इतना में है हम लोग का प्रकाश, इतना में छोड़ देता हूँ इतना को है ना। अथवा करके एक परिभाषा और लिख देते हैं, अथवा करके किसी एकांक धन आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, तुम लोग भी साथ ही साथ लिख लो, है ना, बोलते जा रहा हूँ तो, पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है, खर्च या इसी को व्यय भी लिखते हैं ना फिजिक्स लैंग्वेज में, व्यय होती है उसे, अब देखो जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। जितना ऊर्जा या जितना एनर्जी तुम लॉस करोगे या जितना ऊर्जा खर्च करोगे उसे उस सेल का हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। अच्छा देखो यह कैसी राशि है, पहला चीज देखो, इसे तो ई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे वाले इसे ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, अच्छा अब देखो तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग का तो विद्युत वाहक बल है, तो बल आ रहा है तो ये सदिश होना चाहिए क्योंकि बल के खानदान से है, आप अदिश लिखे हैं। तो अदिश लिखने का रीज़न ये है कि देखो ये जो बल है, ये बल हमको किस रूप में प्राप्त हो रहा है, कार्य के रूप में। हम लोग कार्य कर रहे हैं तब प्राप्त हो रहा है, और कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए हम लोग का जो विद्युत वाहक बल है वो कैसा राशि होगा, अदिश राशि होगा। ठीक, तो हम लोग दो तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं सेल का, या एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में घुमाने के लिए या पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी हम लोग का या जितना हमको कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर है। और हमेशा याद रखना, बल को देख के मत लेना, तुमको कैसे प्राप्त हो रहा है वो देखो। अगर बल के रूप में देखोगे तो फिर हम लोग का सदिश हो जाएगा वो तो, क्योंकि बल के खानदान से है। लेकिन जो हमको प्राप्त हो रहा है उसका नाम है विद्युत वाहक बल, और वो किससे प्राप्त हो रहा है, कार्य से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि बल एक कार्य के रूप में प्राप्त हो रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। क्लियर है इतना चीज। हाँ,
अब देखो, इसका मात्रक देखेंगे और हम लोग क्या देखेंगे, हाँ विमा देखेंगे। तो इसका मात्रक क्या होगा, अब देखो तीसरा, मात्रक जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम कौन से ए में, एम के एस पद्धति में, है ना। जूल प्रति कूलाम किस पद्धति में होता है, एम के एस पद्धति में, या इसी को हम लोग वोल्ट भी लिख देते हैं, है ना, एम के एस में ही वोल्ट, सीजीएस में मत जाओ, वोल्ट, ये आधा ला है ना, वोल्ट। चौथा देखो इसका विमी सूत्र, कार्य का विमी सूत्र क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, है ना, और आवेश का क्या होता है, ए टी होता है। देखो विमी सूत्र कार्य का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और इसका क्या होता है, क्यू का, क्यू तो आवेश है, आवेश का ए टी। तो जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका वास्तव में रियल में हम लोग का क्या बनेगा, तो m का m रहेगा, देखो m का m रहेगा, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रहेगा, t का घात 2 है, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और जुड़ जाएगा तो t का घात -3, और a ऊपर जाएगा तो a का घात -1। ठीक, ये वाला है उसका क्या, विद्युत वाहक बल। समझे इतना, चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए ये हो गया। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। निर्भरता, विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक, देखो इसको मिटा के लिखते हैं अगला, है ना। देखो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की ऐसे लिखो, विद्युत वाहक बल पहले तो ये समझो किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता, है ना। विद्युत वाहक बल देखो किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता। तो पहला है प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर। जैसे हम लोग का प्लेट ऐसा था, ये ऐसे करके प्लेट ये था ना, ये इसमें पानी प्लेट डाले थे, प्लेट को पहले डाल दो फिर आगे बताते हैं ना। ऐसा था प्लेट, और 2 प्लेट था, और इसमें भरा था जल हम लोग का, है ना। ये तो ये किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता, प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर, है ना। संपूर्ण प्लेट के क्षेत्रफल पर नहीं, देखो संपूर्ण प्लेट के क्षेत्रफल पर नहीं बात कर रहे हैं, प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल, जो प्लेट डूबा है ना, उस पर निर्भर नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा डुबाओ कम डुबाओगे तो विद्युत वाहक बल के मान में फर्क होगा। प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, है ना। संपूर्ण प्लेट मतलब संपूर्ण प्लेट के क्षेत्रफल पर बात नहीं कर रहे हैं, प्लेटों के सिर्फ डूबे क्षेत्रफल पर, मतलब इतना डूबा है तुम्हारा तो इसी का बात कर रहे हैं, तो इस पर निर्भर नहीं करता, है ना। ठीक, प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं, प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है। और किस पर नहीं करता, है ना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। ऐसा नहीं कि प्लेट की दूरी को बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो हम लोग का विद्युत वाहक बल में कोई मान में कोई फर्क पड़ेगा। जैसे हम लोग को उसमें होता था, किसमें, संधारित्र में, प्लेटों की दूरी पर निर्भर करता था, दूरी बढ़ा दोगे तो कम होगा, कम करोगे तो ज़्यादा होगा, है ना, धारिता। तो इस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है ना। प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, कैसा प्लेट ज़्यादा पास है दूर है उस पर निर्भर नहीं करता, है ना। और न ही विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर करता है। तीसरा, ये जो है विद्युत अपघट्य
की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, है ना। ये सब जानने लायक है विद्युत वाहक बल के बारे में। प्लेटो विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, है ना। हो गया ये चीज़। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, है ना। चलो यहाँ इस साइड लिखवा देता हूँ किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। प्लेटो की निर्भरता किन किन पर होती है, यहाँ पर कर देता हूँ किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है ये देखो। तो पहला हम लोग का निर्भर करता है किस पर, हाँ प्लेट की प्रकृति पर। ये जो प्लेट है ना, प्लेट, प्लेट की किस पर, प्रकृति पर। प्रकृति पर कहने का मतलब क्या है कि प्लेट किस चीज का बना है, मतलब किस पदार्थ का या किस तत्व का बना है, ये प्लेट उसी पर निर्भरता है। ये दोनों प्लेट आपको दिख रहा है ना, ये उसी पर निर्भर करता है कि मतलब कैसी प्रकृति का है या किस पदार्थ का बना है, उस पर निर्भर करता है। दूसरा चीज विद्युत अपघट्य की मात्रा पर, दूसरा विद्युत अपघट्य की मात्रा पर। अब तुम लोग को एक चीज ये डाला होगा सर यहाँ पर तो आप लिखे हो विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता वाला, और वहां लिखवा रहे हैं विद्युत अपघट्य की मात्रा बोल दिया। छींक आ गया, सॉरी। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, है ना। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, मात्रा नहीं है, सॉरी, प्रकृति पर। प्रकृति मतलब मात्रा नहीं, यहाँ पर मात्रा नहीं, कम ज़्यादा उस पर निर्भर नहीं करता। वो प्रकृति की विलयन, या ये जो विलयन है वो कैसी प्रकृति का है ना, क्या क्या मिला के बना है। तो अलग अलग विलयन जो होगा, मतलब अलग अलग विद्युत अपघट्य होगा, उसकी प्रकृति, है ना, मतलब अलग अलग विद्युत अपघट्य जो होगा, मतलब अलग अलग प्रकृति का, तो उसके लिए हम लोग का विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। हो गया है। अब हेडिंग डालो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, है ना। चलिए हेडिंग डालिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखिए, है ना। तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी सेल का, समझना मेरी बात को, किसी सेल का विद्युत अपघट्य, जो हम लोग का है ना विलयन, विद्युत अपघट्य वही। तो किसी सेल के विद्युत अपघट्य का जो विलयन है वो सेल से प्रवाहित धारा के मान में, या मार्ग में, जैसा भी कह सकते हो, सेल से प्रवाहित धारा के मान में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे ही सेल का हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, किसी सेल के विद्युत अपघट्य में, है ना, किसी एक सेल हम लोग ले लेते हैं। देखो मान लो एक सेल, चलो परिभाषा पहले लिख लो, है ना। एक अगर हम लोग सेल ले लेते हैं तो किसी सेल के विद्युत अपघट्य का जो विलयन है, विद्युत अपघट्य क्या है, एक विलयन है। तो किसी सेल के विद्युत अपघट्य का जो विलयन है वो सेल से प्रवाहित धारा के मान में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते, सॉरी क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, छोटा आर कैपिटल, क्योंकि बड़ा आर तो प्रतिरोध के लिए लिए थे। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। देखो मैं लिख रहा हूँ किसी सेल के विद्युत अपघट्य का विलयन, है ना, सेल से प्रवाहित धारा के मान में, धारा के मान में जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का क्या कहते हैं बच्चा लोगों,
तो उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे सेल का क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है ना? तो एक चीज याद रखो हमेशा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है ना? कोई सेल ले लो। अब सेल क्या है, मैं पहले ही बताया था। सेल किसी विलयन में, है ना, दो प्लेटों को डुबाकर सेल बनाया जाता है ना, और वो विलयन को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। तो वही है हम लोग का। तो क्या कहेंगे? किसी सेल के विद्युत अपघट्य का विलयन, किसी सेल के विद्युत अपघट्य का विलयन जो सेल से प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के मान में या धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहने का मतलब ही वही है, धारा के मान में क्या करना? रुकावट उत्पन्न करना। प्रतिरोध कहने का क्या मतलब है? धारा के मार्ग में वो क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है, आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर का प्रतिरोध। तो सेल के अंदर जो भी हम लोग का क्रिया होगा, तो सेल के अंदर कौन है? विद्युत अपघट्य है, उसी का विलयन है। तो विद्युत अपघट्य का विलयन जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे सेल के अंदर, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो आगे बढ़ें। हाँ चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है उसको। ठीक। देखो, आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग पहले यहाँ पर देखते जाना। नोट पॉइंट करना चाहो तो नोट पॉइंट कर सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, है ना। आंतरिक प्रतिरोध को, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर, छोटे आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से, है ना। एक चीज याद रखना, किसी भी सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही, धारा के मान में रुकावट पैदा करेगा ही, वो पूरा दुनिया का नियम है ना। तो किसी भी सेल के लिए, अच्छा एक चीज याद रखो, किसी भी सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि आदर्श, है ना, आदर्श प्रतिरोध का मान क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन वास्तव में हम लोग का यह संभव नहीं है। ठीक। तो एक चीज याद रखना, किसी भी सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान कभी भी शून्य नहीं होता। ठीक। किसी भी सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य नहीं होता, ये हम मान के चलते हैं, है ना। तीसरा, आदर्श प्रतिरोध। ठीक। आदर्श प्रतिरोध का मान क्या होता है? शून्य होता है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है, ये मानकर चलते हैं ना। लेकिन व्यवहार में हम लोग का आदर्श प्रतिरोध नहीं है, मतलब वास्तविक जीवन में अगर हम लोग कहें कि आदर्श प्रतिरोध, जो भी, देखो याद रखो, जो भी आदर्श शब्द आता है, चाहे आदर्श गैस आए या आदर्श प्रतिरोध आए, आदर्श अमीटर आए, आदर्श वोल्ट मीटर आए, जो भी आदर्श है वो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता, हम मानकर चलते हैं। ठीक हो गया ये, इसको नोट करो और लिखवा दूं। और देख लो, आंतरिक प्रतिरोध के निर्भरता, है ना, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है उसको देख लो। देखो, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। अब देखो, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। तो देखो, तीन चीजें हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ। पहला, आर व्युत्क्रमणुपाती होगा 1/a के। दूसरा, आर अनुक्रमणुपाती होगा किसके? डी के। और तीसरा, आर जो है वो व्युत्क्रमणुपाती होगा 1/, किसके? टी के। अब यहाँ से समझ गया होगा, अनुक्रमणुपाती व्युत्क्रमणुपाती बहुत पहले का तुमको बता चुके हैं, है ना। क्या होता है? बस 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 वही। तो अब देखो, इसको मैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले उसको देखो। आर अनुक्रमणुपाती ए है, मतलब प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर, है ना, प्लेटों के डूबे भाग के
क्षेत्रफल पर। अब तुम लोग ये मत सोचना सर पिछले बार लिखवाए थे प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, तो वो विद्युत वाहक बल के लिए लिखवाए हैं बच्चे लोग। ये हम लोग का किसके लिए है? आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर, है ना, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल को डुबाओगे डुबाओगे आंतरिक प्रतिरोध का मतलब जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा करोगे आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। और प्लेटों का डूबा भाग को जितना कम करोगे आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा? कम करोगे तो ज़्यादा होगा। ठीक, मतलब जितना ज़्यादा डुबाओगे, ए क्या है? डूबे भाग का क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा डुबाओगे मतलब ए का मान बढ़ाओगे तो आर का मान क्या होगा? कम होगा। और जितना उसको ऊपर रखोगे तो आर का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब डूबे भाग का क्षेत्रफल पर। ठीक, दूसरा हम लोग का आता है यहीं पर, आर अनुक्रमण पाती है डी के, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी पर। दूरी ज़्यादा करोगे तो आर का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और दूरी को कम करोगे तो आर का मान क्या होगा? कम होगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर देखो, यदि डी का मान बढ़ाते हो तो आर का मान भी बढ़ेगा, मतलब दूरी, और डी का मान कम करते हो तो आर का मान भी कम होगा। तो इसलिए देखना किसी भी बैटरी में जो निकलता है ना, ऐसे चिप्स चिप्स ऐसे परत घंजाया रहता है, वो एकदम पास पास में होता है। पास पास में होने का मतलब क्या है? डी का मान कम है। दो प्लेटों के बीच की दूरी कम है, तो डी का मान कम है, दूरी कम है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? कम होगा। और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा तो हम लोग का क्या होगा? कहना चाहिए धारा हम लोग का अच्छे से प्रवाहित होगा। ठीक, तीसरा, आर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के। टी क्या है? ताप है ना? टी क्या है हम लोग का? ताप है। अब एक चीज ये याद रखो, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर ऐसे कह सकते हैं, या उसको बाद में देखेंगे, पहले देख लो सेल के ताप पर, है ना। या इसको ऐसे कर सकते हैं, रुको एक बार ऐसे कर देते हैं, आर अनुक्रमणपाती होता है सी, सी मतलब सांद्रता कह रहे हम, है ना। तो ये इसको कर देते हैं विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य की किस पर? सांद्रता पर। अब सांद्रता पर कहने का मतलब क्या है? समझो, सांद्रता पर कहने का मतलब है यदि सांद्रता ज्यादा तो आर ज्यादा। देखो सी है, सी का मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सांद्रता है, तो सी अनुक्रमण पाती है, मतलब सांद्रता ज्यादा, याद रखो सांद्रता ज्यादा तो आर भी क्या होगा? ज्यादा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। और चौथा, आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/, किसके? टी के। ये इसी से आता है। इससे क्यों आता है? क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़े हो तुम लोग, ताप बढ़ाने पर सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। ताप बढ़ाने पर सांद्रता क्या होती है? घट जाती है। यहां पर एक चीज नोट पॉइंट में रखना, यहीं पर ताप बढ़ाने पर सांद्रता क्या होती है? घट जाती है। घट जाती है कहने का मतलब क्या है? जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है, इसके कारण विलयन क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अब देखो, ताप बढ़ाने पर सांद्रता क्या होगी? कम होगी। हाँ, तो अगर सांद्रता ज़्यादा करना है तो आर भी ज़्यादा होगा। तो चूंकि ताप बढ़ाने पर विलयन या सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है, अतः विलयन क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, जिसके कारण सेल के ताप पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए ये हम लोग चौथा कर देंगे सेल के ताप पर। सेल के किस पर? ताप पर। क्योंकि ताप को बढ़ाओगे, देखो समझो कॉन्सेप्ट समझो, ताप को बढ़ा रहे हो तो ताप को बढ़ाने पर सांद्रता क्या होती है? घट जाती है। और सांद्रता यदि सी का मान कम हो जाए तो आर का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब आर का मान सीधा सीधा यहाँ से कम हो जाएगा। समझे कैसे कनेक्टेड है? नहीं समझे? देखो, दो चीज़ें याद रखो, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। यदि सांद्रता ज़्यादा तो आर भी ज़्यादा, और यदि सांद्रता कम तो आर भी क्या? कम। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब देखो, हम लोग का केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि ताप बढ़ाने पर विलयन की सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। ताप बढ़ाने पर सांद्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो यदि ताप को बढ़ा रहे हैं, समझो यहाँ पर देखो, ताप को बढ़ा रहे हो तो सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। सी का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब सी का मान कम होगा तो अनुक्रमणुपाती है, आर का भी मान क्या होगा? कम होगा, मतलब आर का मान सीधा सीधा कम हो रहा है, इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती। टी का मान बढ़ाए तो आर का मान कम हुआ। यदि टी का मान कम करते हो, ताप बढ़ाने पर सांद्रता घटती है, और ताप कम करने पर सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ेगी तो आर का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, इसीलिए ये इन तीनों बातों पर क्या होती है? निर्भर करती है। 2, 3 और ये 4, ये चार्ट है हम लोग का।
ठीक, तो आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता इन इन बातों पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया इतना चीज़? सबको समझ आया ना? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? नोट करिए, चलिए ये हो गया। अब हेडिंग डालो, सेल के सिरों पर विभवांतर व विद्युत वाहक बल धारा ये सब में संबंध, है ना? चलो छोटा सा है, देख लो, उसके बाद हम लोग का विद्युत वाहक बल तो पढ़ चुके हैं, फिर आगे आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का संयोजन, वो सब देखेंगे, है ना? चलो सेल के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा, और हम लोग का क्या क्या है, विभवांतर, विद्युत धारा और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, इन सब में संबंध देखेंगे, है ना? सब में क्या करेंगे, संबंध देखेंगे, रिलेशन, अभिष्ट रिलेशन बिटवीन फलना फलना ढेकना ढेकना है ना? सब में रिलेशन देखेंगे। अब देखो कैसा है ना? मान लो, मान के चलते हैं हमारे पास दो, एक हम लोग यहाँ पर हम लोग सेल डाल दिए हैं, है ना? जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। इसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। एक आंतरिक प्रतिरोध है ना? आंतरिक प्रतिरोध ये, जिसका हम लोग क्या लेते हैं, आर। ठीक, और यहाँ एक हम लोग बाह्य प्रतिरोध डाले हैं, मतलब जो सिंपल प्रतिरोध होता है, कैपिटल आर डाले हैं। अच्छा, मान लो यहाँ से यहाँ तक का विभव हम लोग का क्या है, विभवांतर वी है। विभव रहेगा तब तो धारा प्रवाहित होगी, बिना विभव के धारा कहाँ प्रवाहित होगी? ठीक, अब अच्छा, ये प्लस है माइनस है, धारा प्रवाह किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। मान लो आई धारा यहाँ से आती है और यहाँ से चली जाती है। ठीक, तो अब देखो, मान के चलते हैं, माना सेल के द्वारा क्यू आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य हम लोग निकाले थे ना? हाँ, सेल के द्वारा क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, वर्क। तो किया गया कार्य विद्युत वाहक बल के रूप में मिला, तो ई बराबर क्या था, डब्लू बटे क्यू, ऐसी था। ई बराबर क्या था, डब्लू बटे क्यू। अगर हम लोग डब्लू का मान निकाले तो क्यू का गुणा ई से होगा, तो डब्लू बराबर हो जाएगा ई इंटू क्या, क्यू, है ना? ये हुआ। अब देखो यहीं से समझते जाना, परंतु या इसी को करते हैं, डब्लू बराबर ई इंटू आई टी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक, इसको मानते हैं समीकरण एक। ठीक, इतना को मान के चलते हैं समीकरण एक। इतना समझे सब, कैसे कैसे हुआ? आवेश वाले सूत्र से, धारा वाले सूत्र से आया है क्यू का मान हम लोग का। ठीक, अब देखो, आंतरिक प्रतिरोध आर के सिरों पर किया गया कार्य, है ना? अब देखो, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आर के सिरों पर किया गया कार्य, सिरों पर किया गया कार्य। आंतरिक प्रतिरोध आर के सिरों पर क्या कार्य किए हैं हम लोग, तो किया गया कार्य डब्लू बराबर, या डब्लू वन मान के चलो, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध फिर बाह्य प्रतिरोध दोनों के लिए लेना है, तो पहले एक के लिए लेंगे तो डब्लू वन ले लेते हैं, है ना? डब्लू वन बराबर क्या होगा, हम लोग सूत्र पढ़े हैं क्या, विद्युत ऊष्मा का। विद्युत ऊष्मा का डब्लू बराबर क्या आया था, आई स्क्वायर आर टी आया था। अब आर वहाँ पर बाह्य प्रतिरोध था बड़ा वाला, अब यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध आर ले रहे हैं, तो ये छोटा आर हो जाएगा, तो हो जाएगा स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी होगा। कौन से सूत्र से, चूँकि W बराबर हम लोग लाए थे, आई ऐसे था, आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से W या H, हीट या W ऐसे करके, W ही कर दो, है ना, वहाँ पर से। ठीक, इसको मानते हैं समीकरण दो। तथा आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब बाह्य प्रतिरोध इसके लिए लोगे, देखो कैपिटल आर के लिए लोगे बाह्य प्रतिरोध, हाँ, तो हम लोग लेते हैं बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, है ना, के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर W2,
नहीं किया गया कार्य जी, सिरों पर किया गया कार्य, किया गया कार्य W2 बराबर ये हो जाएगा VIT होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का V बराबर IR लिखते थे, तो यहाँ पर I है, V के जगह में IR लिखते और इंटू IT था तो IT, तो इसलिए I स्क्वायर RT यहाँ पर से आता था। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे V बराबर या ऐसे कर दो, इसको लिख देंगे W बराबर VIT होता है। सीधा सीधा रहन दो, चलो समीकरण 2 3, वो सब विद्युत ऊष्मा वाला जो है ना, उसमें 1 2 3 4 समीकरण ऐसे करके बताया था ना, 1 2 3 4 करके, हाँ बस सब वहीं से आया है। ठीक, अच्छा अब टोटल किया गया कुल कार्य हम लोग निकाले, कुल कार्य पूरे परिपथ के लिए कुल कार्य, तो W जो है वो बराबर होगा W1 प्लस किसके, W2 के। ठीक, तो W का मान रख दो, कितना है E इंटू आई टी, E इंटू आई और T बराबर W1 कितना है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT प्लस W2 कितना है VIT, VIT। अब देखो यहीं पर ये नीचे दिख रहा है ना, एक बार क्लियर कर दो। हाँ चलो नीचे दिख रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ से हम लोग आई टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो EIT है ना बराबर IT यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो IT कॉमन निकालोगे तो यहाँ से I एक ठो निकला तो एक ठो I बचेगा, तो एक ठो I बचा और R भी बचेगा, तो R को भी लिख दिए, प्लस यहाँ देखो IT निकल गया, क्या बचा V, तो ये हो गया V, ये दोनों से IT शहीद हो गया, तो E बराबर हम लोग का बचेगा IR प्लस V, ये एक हो गया। यदि B का मान चाहिए तो इसको इधर ले आओ, तो E माइनस क्या हो जाएगा IR। ठीक, ये होता है विद्युत धारा, देखो ये होता है विभवांतर, विद्युत धारा, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, इन सब में संबंध है ना, यही हम लोग का क्या है अभिष्ट संबंध है। दोनों है, ये भी है और ये भी है ना, तो हम लोग किसी के भी पदों में ले सकते हो। ठीक, दोनों है हम लोग का संबंध। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे हम लोग सेलों का संयोजन। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।